हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मुगल साम्राज्य के शासकों के बारे में जाना था कि भाई इन शासकों ने किस प्रकार से अपना शासन प्राप्त किया था, यानी एक तरीके से वो सुल्तान बने थे। और उनके जीवन परिचय के बारे में जाना था कि इनके पिता कौन थे और इनका जन्म कौन सी माताओं से हुआ था, और सुल्तान बनने के बाद में इन्होंने किस प्रकार से अपना साम्राज्य शुरू किया था। उनके साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में जाना था, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक हमने मुगल साम्राज्य के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ठीक है, इनके विषय पर चर्चा नहीं की है। केवल में हमने सुल्तानों और उनके शासन से संबंधित घटनाओं के बारे में जाना है। हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से इनके धार्मिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, ठीक है, आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज हम जानेंगे कि अकबर ने कौन कौन से अपने शासन के दौरान अच्छे कार्य किए, अच्छे कह सकते हो उन्हें, ठीक है, या आप उनसे यह भी समझ सकते हो कि उसने कौन कौन से कार्य किए थे। और जानेंगे कि अकबर ने शासक बनने के बाद में कौन कौन से अभियान किए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। कौन? अकबर, मुगल साम्राज्य। होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, जब अकबर ने अपना सिंहासन प्राप्त किया था, ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया था हेमू, विक्रमादित्य हेमू और अकबर के बीच में। लेकिन उसके बाद में क्या है कि 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक जो सरकार थी, यानी जो शासन था, वो कम से किसके हाथों में था? तो 1556 में अकबर ने अपना सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन सरकार किसके हाथों में थी? 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक जो वास्तविक शासन था, भाई कहने के लिए तो अकबर शासक था, सुल्तान था, लेकिन जो ताकत थी, जो शक्ति थी, वो इसके वकील कह लो या वजीर कह लो, बैरम खां, जो कि इसका संरक्षक था, उसके हाथों में था। यानी 1556 से और 60 तक का जो समय था वो बैरम खां के हाथों में था। इसके बाद में जो अकबर फिर सुल्तान था, भाई राजा तो अकबर ही था, लेकिन समस्या कहां थी कि 1560 से लेकर 1562 तक पेटीकोट सरकार, यानी पर्दा शासन, किसमें? जो कि इसकी धाय मां थी अहमनगा आदम खां और उसकी जीजी अहनगा, इनके हाथों में थी। इसके बाद में वास्तविक शासन जो होता है ना, अब होता है अकबर के हाथों में। तब तक क्या था कि अकबर राजा तो था, लेकिन उसके अधिकारियां ही कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते थे, ठीक है। इसके बाद में जब इनका अंत हो जाता तो कुछ अच्छे कार्य अकबर करता है, यानी कि अकबर के समय में घटी हुई घटनाओं के बारे में हम अब जानेंगे। जैसे 1560 और 62 किसका अस्तित्व था अकबर के शासन में? पर्दा शासन, यानी पेटीकोट सरकार का। इसका दमन करने के बाद ही इसका दमन करता है अकबर। तो इसके कौन कौन से सदस्य थे? धाय मां, माहम एनगा, माहम एनगा और उसका पुत्र अदम खां और पुत्री जीजी एनगा। ये कुछ मुख्य घटनाएं हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में ये अकबर के कुछ अभियान थे, भाई विस्तार से जानने के लिए मैंने पिछली वीडियो बनाई है, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद में 1562 ईस्वी में अकबर जो अच्छा काम करता है वो करता है दास प्रथा का अंत। 1562 ईस्वी में 63 में क्या करता है? 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है अकबर। यह भी बहुत अच्छा कार्य था, ठीक है ना। इससे हिंदू साधु संत बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उनकी समस्या को समझते हुए अकबर समाप्त करता है। 1564 में अकबर जजिया कर समाप्त करता है, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया जाता था, लेकिन पूर्ण तरह समाप्त नहीं कर पाया था अकबर भी।
जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन पूरी तरह नहीं कर पाया था। ठीक है, 1571 का समय होता है। ठीक है, अकबर क्या करता है, फतेहपुर सीकरी में स्थापना। 1571 में अकबर किसकी स्थापना करता है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। और इसका बनाने वाला कौन था, बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इसका बनाने वाला था। ठीक, 1573-74 ईस्वी में अकबर क्या करता है, मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा शुरू करता है। लेकिन इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है, तो बाबा सईद, बाबा सईद से इसकी प्रेरणा मिलती है। लेकिन ये जो मनसबदारी प्रथा है, यहां पर समझना, क्योंकि ये पेपरों में पूछी जाती है। भाई अकबर ने 73 और 74 यानी 1573-74 में मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। ठीक है, प्रेरणा मिल गई थी बाबा सईद से, लेकिन जो इसे शुरू किया था वो 1577 ईस्वी में पूर्ण तरह से लागू किया था। 1575 में अकबर क्या करता है, इबादत खाने का निर्माण करता है। इबादत खाने, ये वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1575 में इबादत खाने का निर्माण करता है और 1578 ईस्वी में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल देता है, यानी इसे धर्म संसद बना देता है। सभी धर्मों के लिए अब ये खोला जाता, पहले तो केवल काजियों के लिए था, उनके मौलवियों के लिए था, बाद में सभी के लिए जो भी विद्वान थे। 1579 ईस्वी में मजहर अमोघ दत्त की घोषणा करता है। ठीक है ना, आज्ञा पात्र, क्योंकि अपने हाथ में लेना चाहता था ये, इसमें किसी भी मौलवी की या काजियों की शक्ति से भी अकबर ऊपर उठना चाहता था। सब चीज राजा होता है, इसलिए 1579 में मजहर की स्थापना करता है। स्मिथ महोदय और वुलेजिले हैग। ठीक है, स्मिथ महोदय और वुलेजिले हैग इसे क्या बोलते हैं, इनफैलिबिलिटी डिक्री। इसे स्मिथ और वुलेजिले हैग बोलते हैं। ठीक है, दो जो विद्वान हैं वो इसे, यानी कि मजहर को उन्होंने इस नाम से पुकारा है। और 1580 ईस्वी में अकबर अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटता है। याद रखना कब, 1580 ईस्वी में। लेकिन दक्षिण विजय जब कर लेता है, दक्षिण अभियान में विजय करता है, तो उसके कितने हो जाते हैं सूबे 15 सूबे हो जाते हैं दक्षिण विजय के बाद। 1582 ईस्वी में अकबर तौहीद इलाही की घोषणा करता है। ठीक है, और 1582 ईस्वी में ही, किसमें, 1582 ईस्वी में ही क्या, तोडरमल की दहसाला प्रणाली लागू होती है। 1582 ईस्वी में ही तोडरमल की दहसाला प्रणाली लागू होती है। और 1583 ईस्वी में अकबर जो है पशुवध निषेध करता है और 1583 ईस्वी में इलाही सम्मत की शुरुआत होती है। ठीक है, तो कितने में, 1583 ईस्वी में ही, 1583 ईस्वी में ही इलाही सम्मत की शुरुआत होती है। पशुवध निषेध क्यों, कि रविवार वाले दिन और बृहस्पति वाले दिन, रविवार अकबर का जन्म और बृहस्पतिवार, ठीक है ना, तो बृहस्पतिवार में जो होता है ना जहांगीर का राज्य, तो अकबर क्या करता है, 1583 में पशुवध का निषेध अकबर भी करता है और जहांगीर भी करता है, वो उसके 12 अध्यादेशों में भी है। ठीक है, और 1584 ईस्वी में गुजरात का विद्रोह दबाया जाता है। 1584 में गुजरात का विद्रोह दबाया जाता है और अब्दुल रहीम खान खाना को उपाधि मिलती है। अब्दुल रहीम को, भाई ये अब्दुल रहीम के लिए अच्छी चीज है, अच्छी बात थी, कौन सी, कि जब गुजरात का विद्रोह अब्दुल रहीम ने दबाया तो 1584 का समय था, तो अकबर ने इसी विद्रोह को दबाने की खुशी में उसे खाना की उपाधि दी थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी अकबर के शासन के दौरान। अब हम थोड़ा सा अकबर के एक नजर डाल लेते हैं उसके अभियानों पर कि उसने कौन कौन से अभियान किए थे। तो पहला अभियान देखो,
1561, और उस समय क्या थी, पेटीकोट यानी पर्दा प्रथा थी 1562 तक, और उससे पहले बैरम खां अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं अकबर उस इनके विद्रोह को ही दबाने में ज्यादातर लगा रहा है, कि वो यही देखता रहा कि मैं राजा होने के बाद में कभी बैरम खां की शासन में अपनी अच्छी पकड़ है, उसके बाद में इसकी धाय माँ की अच्छी पकड़ है, तो उसके बाद में जो अभियान करता है उनके बारे में जान लेते हैं। मालवा पर करता है 1561 ईस्वी में अभियान करता है, पहला होता है मालवा का। तो याद रखना ये वो सन है जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मेरे प्यारे साथियों ने आप एक नजर देख लेना। तो इसमें हारता कौन है, बाज बहादुर, ये हारने वाले शासक है बाज बहादुर, और मुगल सेना का जो नेतृत्व करते हैं, मुगल सेना का जो नेता होता है, जो सेना को नेतृत्व प्रदान करता है, आगे बढ़ाता लड़ने जाता है, वो था अदम खां मीर मोहम्मद। मीर मोहम्मद का कहीं कहीं पर पीर मोहम्मद भी मिलता है, और अब्दुल्ला खां उज्बेक, ये वो नेतृत्व करने वाले अधिकारी थे, किसके, अकबर के। ठीक है, मुगल सेना के। और इसके बाद में चुनार का किला जीता जाता है 1561 ईस्वी में। इसे कौन जीतता है, चुनार का किला आसफ खां, चुनार के किले को आसफ खां जीतता है। गोंडसवाना 1564 ईस्वी में जीता जाता है। इसका जो राजा था वीर नारायण, और उसकी रानी थी, जो इसकी संरक्षका थी दुर्गावती हार जाते हैं, किससे, आसफ खां जाता है इसे भी फतेह करने, या फिर समझ लिए गोंडसवाना की विजय करने। लेकिन राजा कौन था, सुल्तान सम्राट अकबर ही था। राजपूतानाओं के क्षेत्र को देख लेते हैं कि राजपूतानाओं पे इसने कब आक्रमण किए थे, यानी अभियान किए थे। आमेर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा था, कौन था, भारमल यानी बिहारी मल। जब ये आमेर की तरफ जा रहा था अकबर, तो इसने तो अपने इच्छा अनुसार ही कि भाई मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं अपने राज्य को स्वेच्छता से आपको देता हूं, और अपनी पुत्री की भी शादी कर दी थी। मेड़ता का कौन था, 1562 ईस्वी में अभियान करता है, यानी आमेर और मेड़ता में 1562 में ही। इसका जागीरदार कौन था, जयमल था इसका जागीरदार, उदय सिंह के अधीन था। मेवाड़ का राजा था उदय सिंह के अधीन ये मेड़ता का जागीरदार था। तो इस पर इसका अभियान करने कौन जाता है, मुगल सेना का नेतृत्व सरफुद्दीन, मुगल सेना की तरफ से जाता है सरफुद्दीन, यानी कि ये वो है जो हारने वाले शासक हैं। सरफुद्दीन के द्वारा जयमल जागीरदार हारा जाता है। मेवाड़ 1568 ईस्वी में इसका राजा कौन था, उदय सिंह, जो कि हारता है। इसे कौन हराने जाता है मुगल सेना की तरफ से, स्वयं अकबर। ठीक, रणथंभौर 1569 ईस्वी, सुरजन राय हांडा हारता है। इसमें कौन हराता है, भगवान दास और अकबर मुगल सेना का नेतृत्व करने जाते हैं। कालिंजर 1569 ईस्वी में इसका राजा कौन था, रामचंद्र, जो कि हारता है। हराने वाला कौन था मुगल सेना की तरफ से, मजनू खां, हराने वाला था मजनू खां। मारवाड़ 1570 ईस्वी में चंद्रसेन हारता है, यानी मालदेव का पुत्र। चंद्रसेन जो था वो मालदेव का पुत्र था। ये अपनी स्वेच्छा अनुसार यानी अपनी इच्छा से ही अकबर के अधीन चला जाता है। बीकानेर 1570 ईस्वी, ठीक है, इसका राजा कौन था, रायकरण। ये भी मुगल सेना को देखते ही अपने आप ही अपनी इच्छा अनुसार, संघर्ष भी नहीं करते, ठीक है जी हम तुम्हारे अधीन हैं, ठीक है, ये भी अपने राज्य को मुगलों को सौंप देते हैं। गुजरात 1571 ईस्वी, इसका राजा कौन था, मुजफ्फर खां तृतीय। इसे कौन हराने जाता है मुगल सेना की तरफ से, खाने आजम कौन था, अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका, खाने आजम के नाम से भी जाना जाता है। वो हराता है और गुजरात को करता है। अगला आक्रमण 1572 में दोबारा गुजरात पर ही होता है, क्योंकि पहले में संधि हो जाती है, दोबारा में फिर से वो करते हैं। तो इसका कौन था, मिर्जा हुसैन मिर्जा। इसका जो शासक था मिर्जा हुसैन मिर्जा था। ये खुद अकबर जाता है, इसके अभियान पर खुद स्वयं अकबर ही जाता है और इसे जीत लेते हैं। बंगाल और बिहार
1574 और 1576 ईस्वी में। दाऊद खां इसका राजा था जो हारता है, हारने वाला राजा दाऊद खां था। मुगल सेना की तरफ से कौन गया था? मुनीम खां। मुगल सेना की तरफ से मुनीम खां। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध पेपरों में भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और कहने को तो अकबर भी बोला जाता है, महाराणा प्रताप अकबर का युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। अकबर उस समय राजा था और उसकी सेना लड़ती थी। कौन थी? मुगल सेना। मुगल सेना में अधिकारी कौन थे जो लड़ने वाले थे? तो आसफ खां और मान सिंह। आसफ खां और मान सिंह जाते हैं लड़ने। इसके बाद में क्या होता है? काबुल 1581 ईस्वी में काबुल पर होता है। इसका कौन था? हकीम मिर्जा। इसका हारने वाला राजा कौन था? शासक कौन था? हकीम मिर्जा हारता है। हराने कौन जाता है मुगल सेना की तरफ से? मान सिंह और अकबर। मान सिंह और अकबर इसे हराते हैं हकीम मिर्जा को। अगला बयान होता है कश्मीर, जो 1586 ईस्वी में किया जाता है। हारने वाला राजा यूसुफ खां, याकूब खां, जो कि हारते हैं। और हराने कौन जाता है? अकबर की सेना की तरफ से सेना का नेतृत्व करने कासिम खां और भगवान दास। कासिम खां और भगवान दास मुगल सेना की तरफ से जाते हैं और यूसुफ खां और याकूब खां, जो कि कश्मीर के उस समय शासक थे, 1586 ईस्वी में कश्मीर को जीत लेते हैं। उड़ीसा का अभियान, उड़ीसा का अभियान 1590 ईस्वी और 1591 ईस्वी में होता है। इसका जो शासक था निसार खां। इसका शासक था निसार खां। हराने कौन जाता है? मुगल सेना की तरफ से मान सिंह। मुगल सेना की तरफ से जाता है मान सिंह और उड़ीसा पर भी अधिकार कर लिया जाता है। मान सिंह उस समय कहां था? बंगाल का गवर्नर। उड़ीसा को जीतता है। इसके बाद सिंध, सिंध का अभियान 1591 ईस्वी में होता है। इसका शासक कौन था? जानी बेग। इसका शासक था जानी बेग। और मुगल सेना की तरफ से कौन जाता है? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना को सिंध की विजय के लिए भेजा जाता है। ठीक है। इसके बाद में कहीं कहीं पर 91 में जब सिंध पर आक्रमण करते हैं, सिंध को जीतते हैं, तो 91 में ही खानदेश, 91 में खानदेश पर भी अभियान किया जाता है। खानदेश का जो शासक था अली खां था और अली खान भी अकबर की सेना के सामने अपने आप अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है मैं आपके अधीन हूं, अपने राज्य को मुगल सेना को सौंप देता है। इसके बाद 1597, ठीक है, और 1600 ईस्वी, 97 और 1600 ईस्वी, ठीक है, किताबों में बहुत जगह 1597 1600 ईस्वी मिलता है। इसका था कौन सा बयान था? अहमदनगर। अहमदनगर का कौन था? बाज बहादुर। और इसकी जो शासिका थी कौन थी? इसकी शासिका जो थी वो चांद बीबी थी। ठीक है। मुगल सेना की तरफ से कौन लड़ने जाता है? तो मुगल सेना की तरफ से मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना जाते हैं। इसके बाद में असीरगढ़, असीरगढ़ का जो अभियान होता है वो 1595 में ही होता है। ठीक है, जिसे अंतिम बोला जाता है, लेकिन अंतिम अभियान नहीं था असीरगढ़ का। ये अकबर का वो अंतिम अभियान नहीं था, लेकिन कहीं कहीं किताबों में शायद अंतिम अभियान माना जाता है। ठीक है, असीरगढ़ ही है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया 1595 कहीं कहीं किताबों में 1595 मिलता है असीरगढ़, लेकिन असीरगढ़ जो था वो 1601 ईस्वी था। कहीं कहीं पर 1601 ईस्वी है और कहीं कहीं पर असीरगढ़ के लिए 1595 ईस्वी दिखाया गया है और अंतिम विजय भी दिखाई गई है। तो इसका शासक कौन था? इसका शासक था असीरगढ़ का कौन था? मीर बहादुर। और मीर बहादुर से लड़ने कौन जाता है? वो था अकबर का अंतिम अभियान, यानी अकबर ही लड़ता है इस अभियान के दौरान। और कहीं कहीं पर ये 1595 में दिखाया गया, लेकिन जो असीरगढ़ था और कहीं कहीं पर 1601 ईस्वी दिखाया है, इसलिए मैंने दोनों ही ईस्वियां बताई हैं। 1595 में जब 1595 में इन्होंने क्या करा था? अकबर की सेना ने बलूचिस्तान, ठीक है ना, और कंधार पर भी, बलूचिस्तान और कंधार पर भी अभियान करे थे। तो 1595 में जो बलूचिस्तान का राजा था वो था पन्नी अफगान। पन्नी अफगान था बलूचिस्तान का राजा। ठीक है,
और मुगल सेना की तरफ से जो लड़ने जाता है मीर मासूम लड़ने जाते हैं और बलूचिस्तान पर अपना अधिकार कर लेते हैं। कंधार भी 1595 ईस्वी में अभियान किया जाता है। इसका जो था मुजफ्फर हुसैन था, कंधार का जो शासक था उस समय मुजफ्फर हुसैन था। ये क्या करता है, मुगल सेना का जो सूबेदार था शाहबेग। कौन था, मुगल सेना का शाहबेग। तो ये अपने किले को यानी कंधार के किले को अपने आप अपनी इच्छा अनुसार ही मुगल सेना को सौंप देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको अकबर के समय में घटित घटनाओं के बारे में और अकबर के समय में हुए अभियानों के बारे में, जो भी उसने अभियान करे थे, जो भी जिन राज्यों पर अपना अधिकार किया था या फिर अपने अधीन किए थे, उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी। प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। इनके यानी मुगल साम्राज्य के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में या फिर यानी इनके जितने भी मैंने अभी बोला, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।